नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस बार हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत की विदेश नीति अपने रास्ते से भटक गई है। क्या पोस्ट पहलगाम अटैक या पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विश्व पटल पर या वैश्विक राजनीति में हम कहीं अलग थलग तो नहीं पड़ गए। तो इस बात के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। बड़े ही तेज तर्रार प्रवक्ता है, आपको पता है। और सुरेंद्र राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे चैनल को समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका अनूप भाई। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र भाई, कल आपके जो नेशनल वो है प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी, उनका एक बयान मैं देख रहा था एएनआई पर कहीं या किसी चैनल पर, कि उनका ये कहना था कि भारत की विदेश नीति जो है वो अपने रास्ते से भटक गई है, या अगर और ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उनका ये कहना था कि फेल हो गई है। और दो एग्जाम्पल उन्होंने दिए रसिया का, हालांकि वो बाद में खबर गलत साबित हुई स्टील फैक्ट्री लगाने की। लेकिन फिर भी कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हमारी विदेश नीति या भारत सरकार की विदेश नीति उतनी प्रभावी सक्षम नहीं रही जितनी पहले थी। और इसके अलावा बीजेपी का आरोप है कि आप जो है सेना के सौर पे तो सवाल उठा ही रहे हैं, आप विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए अनूप भाई, पहले तो हम सेना के बारे में जवाब दे दें, उसके बाद विदेश नीति पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब ऐसे कुकृत्य कर रही है जिससे देश शर्मिंदगी उठा रहा है। झूठ, छल, कपट, प्रपंच भारतीय जनता पार्टी की नीति का, रीति का, प्रीति का हिस्सा हो गया। मैं छोटी सी बात बताऊं, कोई एक आदमी हमको बता दे कि हमने सेना के शौर्य पर, सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर, सेना की व्यावसायिक दक्षता पर एक भी प्रश्न उठाया हो। हम तो सेना के साथ अनकंडीशनल खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सेना ने जितनी कार्रवाई की हमने भूरी भूरी प्रशंसा की उसकी। अब उसके बाद जब जो बात राजनीतिक नेतृत्व की है, जो काम सेना को नहीं करना है, अगर हम राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी का, उनकी कायरता का, या उनकी किसी रणनीतिक भूल का, या उनकी बेचारगी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो वो सेना के पीछे क्यों छुपते हैं? भाई आए, जवाब दें। हमने सेना से तो सवाल नहीं किया। हमने तो ये नहीं पूछा ना कि आपने क्या नाम क्या किया क्या नहीं किया। हम तो कह रहे जो सेना ने कहा, बहुत साफ सी बात, जो भी सेना ने कहा वो सब सेना ने किया। तो आज अगर हम प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि भाई आपने, हमारी सेना पीओके को लेने के लिए तैयार खड़ी थी, आपने सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से किया क्या? तो इसका जवाब हाँ या ना में देने की जगह कहते हैं सेना ने ऐसा किया, सेना के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। हम जब पूछ रहे हैं कि जयशंकर ने 7-8 तारीख को अपने ऑपरेशन शुरू होने से पहले, जयशंकर ने स्वयं कहा कि साहब हम जो है वो हमने बता दिया था वहां कि हम सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे और सिविल ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो हमने उनसे पूछा अगर कि साहब जयशंकर के वहां बताने से क्या हाफिज सईद की जान बच गई, मसूद अजहर की जान बच गई? क्या ऐसा हुआ? क्या हमें जो, हमारी सेना को जो कोलेटरल डैमेज हुआ वो उन्हीं के बयान की वजह से हुआ क्या? ये हमने राजनीतिक नेतृत्व सवाल पूछे। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व अरे सेना पर सवाल उठा रहे, सेना पर सवाल। भैया उसमें उसमें और एक बात ये जोड़ रहे हैं कि आप सबूत मांग रहे हैं जी, मैं आपको, वही जबकि सेना सेना ने सारे सबूत आपको दिए, सारे वीडियो दिए, मैं, बावजूद उसके आप सबूत मांग रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब कितने एयरक्राफ्ट हमारे उसमें बर्बाद हुए, नहीं हुए, क्या हुए, जबकि सेना की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। हमने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने तो ये पूछा कि जयशंकर के बयान के बाद क्या जयशंकर के बयान की वजह से हिंदुस्तान की सेना को कोई कोलेटरल डैमेज हुआ क्या? क्या कोई राफेल गिरा क्या? कल रेवंत रेड्डी ने पूछा कि साहब हमारे हिंदुस्तान में आंध्रा के बने हुए यानी तेलंगाना के बने हुए फाइटर जेट्स ने, साजो सामान ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, उनके सारा डैमेज कर दिया। मोदी जी जो राफेल लेकर के आए थे उसने पाकिस्तान में कितना नुकसान किया? अगर ये पूछना मोदी जी से, तो हमने कहां सेना पर प्रश्न किए। लेकिन ये लोग इतने कायर और भीरू लोग हैं कि सेना के पीछे छुप जा रहे हैं। कारण क्या है कि इन्हें पता है कि हमने नाकाम
काम किया है, इन्हें पता है हमने डरपोक काम किया है, इन्हें पता है हमने कायरतापूर्ण काम किया है, इन्हें पता है कि हमारी सेना पीओके को लेने के लिए तैयार खड़ी थी। पता नहीं कि पाकिस्तान से मिले थे या कोई बात थी या बिरयानी खानी थी, मालूम नहीं, लेकिन पीओके नहीं लिया इन्होंने। क्यों नहीं लिया भाई? हमारी सेना जब उनके आतंकी बेसों को खत्म कर चुकी थी, हमारी सेना उनके पूरे एयर स्ट्रिप्स को 15-15 एयर बेस के खत्म कर चुकी थी, फिर क्यों नहीं लिया आपने? तो अगर हम ये सवाल पूछते तो सेना के पीछे छूट जाते हैं। अब आप आ जाइए विदेश नीति पर, तो हमारा सेना पर कोई सवाल नहीं, सेना के पीछे छुपना भाजपा बंद करे, एक बात। दूसरी बात, आप कायर हैं, मानिए आप कायर हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मजबूत इरादे वाले होते, इंदिरा गांधी जैसे होते, तो आपकी रगों में सिंदूर नहीं बह रहा होता, आपकी रगों में खून बह रहा होता, और गर्म खून बह रहा होता, और वो खून क्रांतिकारी खून होता, और वो खून पाकिस्तान के 3 टुकड़े और करता। पीओके हमारे पास आता, बलूचिस्तान अलग होता, पंजाब अलग होता, पख्तूनख्वा अलग होता, ठीक है ना? तो अगर आपकी रगों में, लेकिन आपकी रगों में तो गरम गरम सिंदूर बह रहा था, आपकी रगों में तो गरम गरम व्यापार बह रहा था। भाई जिसकी रगों में व्यापार बहेगा और सिंदूर बहेगा, जान लीजिए वो गरम खून वाला काम नहीं कर सकता। तो एक बात तो ये हो गई। तो हमें सेना से कोई सवाल नहीं, हाँ भाजपा के नेतृत्व से उनकी कमियों पर हम सवाल उठाते रहेंगे, और वो सेना के पीछे न छुपे। अब आप आ जाइए विदेश नीति पर। पिछले 11 साल में हमने दोस्त खोए हैं। आपके सामने पाकिस्तान पहले से हमारा दुश्मन था, चीन हमारा पहले से दुश्मन था, लेकिन नेपाल तो नहीं था ना, भूटान तो नहीं था, बांग्लादेश तो नहीं था, म्यांमार तो नहीं था, ठीक है ना? आप हमें बताइए, मालदीव तो नहीं था, श्रीलंका तो नहीं था। ये 8 मुल्कों में आखिर हुआ क्या? आज की डेट में कोई भी मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा है। तो हमारे इमीडिएट पड़ोसी हैं, सार्क कंट्रीज, इमीडिएट पड़ोसी हैं हमारे। तो आप हमको एक भी दोस्त आपने नहीं बनाया। 73 देशों में आपने एक यात्रा की, नरेंद्र मोदी जी। आपके विदेश मंत्री ने कितने देशों में, वो तो गिनती नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 73 देशों में 126 यात्राएं की। एक आदमी अनकंडीशनल भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ जो ये कह सके कि नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ ठीक हुआ, जो ये कह सके कि आइए हम भी आपकी सहायता करते हैं। एक देश नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ चीन खुल करके खड़ा हुआ, अजरबैजान खुल करके खड़ा हुआ, ठीक है कि नहीं? तुर्की है, खुल करके खड़ा हुआ। तो मेरा ये कहना है कि ये आखिर ये कौन सी विदेश नीति थी कि आप तो गले मिल रहे थे, चाय पिला रहे थे, झूला झूला रहे थे, माय डियर ट्रंप कह रहे थे, हाउडी ट्रंप कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे। आप क्या नाम, इटली के प्रधानमंत्री के साथ और फ्रांस के मैक्रों के साथ, जर्मन के चांसलर के साथ लगातार सबके गले मिल रहे थे, तुर्की वाले के साथ, अर्दोगन के साथ भी गले मिल रहे थे। तो आखिर ये कौन सा कारण हुआ कि एक भी देश आपके साथ खुल करके नहीं खड़ा हुआ? तो ये विदेश नीति की विफलता है या नहीं है? आप हमें बताइए। अगर ये विदेश नीति की विफलता है तो हम सवाल किससे पूछेंगे? सवाल तो मोदी जी से ही पूछेंगे ना। मोदी जी सवाल का जवाब देने की जगह मीडिया को शू कर देते हैं, और मीडिया हाँ 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 करने लगती है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। मोदी जी की पीएमओ से मीडिया को शू किया जाएगा, चल शू, और मीडिया विपक्ष पर हाँ 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 करने लगता है। राहुल गांधी पर सवाल किया, सेना सवाल किया, सेना सवाल किया। अरे बेवकूफो, कम से कम देख तो लो कि सवाल किस पर किया है। और ये वो मीडिया है, वो इतनी आतंकित मीडिया है कि इन्होंने तो डर करके पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था रात में। इस्लामाबाद पर, लाहौर पर, रावलपिंडी पर, कराची पर, शहबाज शरीफ को भगा दिया था देश से, मुनीर को गिरफ्तार करा लिया था, और पूरे पाकिस्तान का रजिस्ट्री करा ली थी अपने नाम। रामदेव वहां पर गुरुकुल खोलने जा रहे थे। तो अब आप बताइए, और सुबह सुबह सब वापस कर दिया। तो ये मीडिया को पीछे हमारे छोड़ देते हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब मैं समझ रहा हूं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये पोस्ट पहलगाम जो ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन हुआ, उसमें पहले डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज नहीं की गई प्रॉपर तरीके से, आप कहने का मतलब ये है। लेकिन आज की तारीख में तो तमाम सर्वदलीय दल जो है वो तमाम दुनिया के देशों में गए हैं, सब जगह बता रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपनी गलती मानी भी है। जैसे कोलंबिया में वो दिया गया था, श्रद्धांजलि दी गई थी पाकिस्तान में जो मरे थे, लेकिन बाद में उन्हें गलती हुई कि उन्हें आप ही के नेता शशि थरूर ने ये जानकारी दी है कि भाई उनको गलतफहमी हो गई थी और इसलिए
वो उसको वापस ले रहे हैं स्टेटमेंट, और फिर दोबारा जो है वो स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो एक्सरसाइज तो कर रही है भारत सरकार, इसमें कहाँ कमी है? एक बार सर ना, अगर जंगल का राजा गलती से, मैं इस बात से भारत की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मैं पहले बता दूं, जंगल का राजा अगर गलती से बंदर हो जाए तो वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदे, दूसरी डाल से पहली डाल पर, पहली से तीसरे पेड़ पर कूदे, एक्सरसाइज तो पूरी हो रही है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है आप इस चीज को देखिए। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया सब देशों में, हमने भी साथ भेजा, हम पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ सेना के साथ में, भारत सरकार के साथ में है, अनकंडीशनल हमने भेजा। लेकिन हासिल क्या किया? अमेरिका गया हमारा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, किस अधिकारी से मिला? आप मुझे बताइए कि अपने साथ एक एएनआई को ले गए हैं ये लोग, नाम लेके कहता हूं एजेंसी का, एएनआई को ले गए हैं। उस एएनआई की खबर के अलावा पूरी दुनिया से एक अखबार की खबर दिखा दो, एक मीडिया की खबर, लेमोंडे की खबर दिखा दो, सीएनएन की खबर दिखा दो, बीबीसी की खबर दिखा दो, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर दिखा दो, वॉइस ऑफ जर्मन की खबर दिखा दो, आप किसी की खबर, फॉक्स न्यूज की खबर दिखा दो, सिर्फ एएनआई जो जिसको साथ ले गए हैं अपने जहाज में बैठा करके, सारे सातों प्रतिनिधि मंडलों में एक एक टीम एएनआई की गई, उसके अलावा अगर आप खबर दिखा दो तो आपको पता चले कि हाँ साहब हमारे प्रतिनिधि मंडल का, जैसे हमारा प्रतिनिधि मंडल टहल रहा है और वैसे ही अभी तक वो आतंकवादी भी खुले टहल रहे हैं आपके सामने। तो हासिल क्या किया? तो विदेश नीति की ये विफलता नहीं तो और क्या है? और जब हम ये बात कह देते हैं तो भैया हमको देशद्रोही कहने लगते हैं। एक नया ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोलने का, जवाहरलाल जी के खिलाफ बोलने का। युद्ध में इंदिरा गांधी जी की इतनी बड़ी विजय, 2500 साल में हिंदुस्तान को इतनी बड़ी विजय कभी प्राप्त नहीं हुई थी, जब हमने एक देश के दो टुकड़े किए थे, इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया था। उसमें ये लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 93,000 फौजियों को छोड़ दिया, उनकी नैतिक हार हुई। अरे भाई, भाजपा पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, पाकिस्तान की एजेंट हो गई है। जो भाषा पाकिस्तानी बोलता, पाकिस्तानी भी कहता है इंदिरा गांधी नहीं जीती थी, भाजपा भी कह रही है पाकिस्तान इंदिरा गांधी नहीं जीती थी। युद्ध भारत नहीं जीता था, ये पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, और इंदिरा गांधी ने 93,000 सोल्जर्स जो है वो वैसे ही छोड़ दिए थे, ये भाजपा वाले भी कह रहे हैं। तो ये भाजपा वालों का और पाकिस्तान का कौन सा रिश्ता है आपस में? अच्छा सर, आपके स्टेटमेंट से दो बातें निकल के सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि मीडिया मैनेजमेंट पर आप सवाल उठा रहे हैं। ये जो प्रतिनिधिमंडल बाहर गया, अपने साथ जो है सिर्फ एएनआई को ले गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो विदेशी मीडिया को खुली छूट थी, पाकिस्तान में वो कवरेज कर रहा था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हमें विदेशी मीडिया को भी जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया है वो उनको बुलाना के बताना चाहिए, या उनको साथ में ले जाना चाहिए था, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने खुली छूट दी विदेशी मीडिया को अपने अपने यहाँ कवरेज करने की, अपने यहाँ जो बम बम गिर रहे थे, जो तबाही हो रही थी उसको दिखाने की, उस तरह का काम भारत को भी करना चाहिए था। क्या आपकी सरकार होती तो आप ऐसा ही करते? नहीं, हमारी ये बात नहीं थी, आप उसको थोड़ा मिसकंसेप्शन में ले गए। हम बिल्कुल, वो जो भारत सरकार जो कर रही थी युद्ध के समय में जो किया वो अच्छा किया उन्होंने, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। हमारे मीडिया ने पाकिस्तानी गद्दारों को अपने चैनल पर बैठाया है। हमारे मीडिया ने उन पाकिस्तानियों को बैठाने के पैसे दिए हैं, उनको डॉलरों में दिए। तो उस मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। युद्ध के समय में आपने दुश्मन देश के लोगों को क्यों बैठाया? ये तो हो गई एक बात। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश गया है, जहां एएनआई को वो साथ ले गया, औरों को ले जाए ना ले जाए, अनूप को ले जाए ना ले जाए, हमें मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जिस देश में आप गए हैं उस देश की मीडिया ने आपकी कवरेज की क्या? नहीं की। उस देश का मीडिया, यानी आप उस देश के लिए अवांछित टाइप हैं। आप अमेरिका में ये बताइए कि किस अमेरिकन चैनल ने, किस अमेरिकन प्रिंट ने, किसने उसकी कवरेज की और किस किस से वो मिले? अब कोलंबिया है, पनामा है, मतलब बिंदु बराबर देश है।
आप अमेरिका के लिए जाने जाते हैं, आपके दोस्त अमेरिकन हैं, और आप कोलंबिया की बात कर रहे हैं। मेरा मकसद कहने का यह था कि वहां की लोकल मीडिया ने आपका कितना साथ दिया। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि विदेशी मीडिया को अपने साथ ले जाइए, बिल्कुल नहीं हमारा ये कहना। भाई ले जाना है तो देसी मीडिया को ले जाइए, अनूप भाई को घुमाइए जाकर के कोलंबिया वगैरह, पनामा की नहर है, अमेरिका, घुमाए अनूप भाई को, काहे को विदेशी मीडिया को घुमाऊं हम। लेकिन अगर एएनआई के साथ ले जाना, अनूप भाई को ले जाए, विदेशी मीडिया को हम काहे कहेंगे। तो ये हमारा कहना है कि वहां की लोकल मीडिया ने आपका कितना साथ दिया। तो ध्यान आता है कि नहीं दिया। तो ये प्रश्न है हमारा कि जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, अभी डंका बजने, डंका फट गया है, लंका लग गई है। तो मेन चीज जो है कि आप एक तरफ कहते हैं आप विश्व गुरु हैं, तो भाई एक चैनल भी वहां का लोकल आपके पास बाइट लेने नहीं आ रहा है, सिर्फ एएनआई को तो आप किराए पर ले गए। तो इससे ही पता चलता है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का क्या हश्र है। चलिए सर, वापस फिर विदेश नीति पर ही आते हैं। विदेश नीति एक समय था जब भारत जो है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था और वर्ल्ड जो है दो ध्रुवों में बटा हुआ था, सोवियत रूस और अमेरिका के, उस वक्त भी मतलब हमारा एक अपना संगठन था, गुटनिरपेक्ष संगठन थे, उसमें 102 101 देश शामिल थे, थर्ड वर्ल्ड के जो है हम रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे। तो एक एक लकीर थी मुझे लगता है विदेश नीति को लेकर। तो आपको आप लोग का कहना यह है, आपका क्या कहना है कि जो एक लकीर विदेश नीति की थी भारत की आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, और जो इरा था कोल्ड वार का, तो उससे उससे हम लोग डाइवर्ट हुए हैं। अगर डाइवर्ट हुए हैं तो ये क्या समय की मांग है या फिर ये कुछ और है? देखिए, हमारी विदेश नीति, सरकारें किसी की भी रहो, विदेश नीति एक थी। हम बिल्कुल नॉन अलाइंड थे। हम ना वारसा के खेमे में थे, ना हम नाटो के खेमे में थे। हमारा अपना तीसरा एक वो था, और एक टाइम में 102 नहीं 140 देश तक चले गए थे। एक वक्त था कि चाहे क्या नाम, नासिर हो, चाहे टीटो हो, चाहे नेहरू साहब हो, नासिर और टीटो जैसे बड़े नेताओं ने नेहरू को नेता माना, और फिदेल कास्त्रो, यासर अराफात और पूरा अफ्रीका, इन सारे के सारे देशों ने हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी की कयादत में जो है क्या नाम, नॉन अलाइंग मूवमेंट का नेता भारत को माना आपके सामने। तो हमारी विदेश नीति में ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की नीतियां थी। हमारी विदेश नीति में हम किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई राष्ट्र हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा पाकिस्तान से द्विपक्षीय मुद्दा है, कोई तीसरे देश की हैसियत नहीं थी कि कभी बीच में बोल जाए। इवन जो इस्लामिक कंट्री थे ओपेक तेल वाले, वो उन तक में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता था। ईरान हमारा साथ देता था हमेशा आपके सामने, ठीक है ना। आज की डेट में ऐसा क्या हो गया कि सब लोग कोल्ड ब्लडेड खड़े हैं हमारे खिलाफ। अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया। हम कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, कि अमेरिका हमारा दोस्त है। बराक ओबामा से मैं बराक तू तड़ाक करके बात करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, मैं कह। लेकिन क्या अमेरिका ने हमें कब दोस्त माना? अमेरिका तो हमें चाइना के लिए अपना एक टूल समझ रहा है, चाइना के खिलाफ छोटा सा टूल। क्या अमेरिका ने कभी दोस्त माना? जब हिंदुस्तान को जरूरत हुई, अमेरिका खड़ा हुआ हमारे साथ। आपने रूस जैसे विश्वस्त दोस्त को हटा करके अमेरिका का साथ देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरीके से अमेरिका 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 हिंदुस्तान में हम सब लोग करने लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो क्या अमेरिका ने रेसिप्रोकेशन किया? क्या नहीं किया। इसी भारत पाकिस्तान के युद्ध में क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप? दोनों देश महान हैं। पाकिस्तान महान है क्या? दोनों देश के लीडर महान हैं, दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर महान है। शहबाज शरीफ को भी महान बता रहा, मोदी जी को। आप समझिए, शहबाज शरीफ एक ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति है जो आतंकियों का साथ देता है, और एक ऐसे मुल्क का प्रधानमंत्री जो आतंकियों का साथ देता है, और ऐसा प्रधानमंत्री जिसको सेना ने कठपुतली की तरीके से बैठा रखा है। हमारे लाख मतभेद हैं नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन वो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं।
तो शहबाज शरीफ को और नरेंद्र मोदी को अगर डोनाल्ड ट्रंप एक तराजू में तौल रहा है तो ये हमारी विदेश नीति की फेल्योरिटी, कि आप ये समझा नहीं पा रहे हैं अमेरिकन प्रशासन को कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और शहबाज शरीफ कठपुतली है। ये शर्म की बात है हमारे लिए कि हम विदेश नीति में उनको समझा नहीं पा रहे। तो इतनी बड़ी फेलोरिटी विदेश नीति की, इतनी बड़ी डिप्लोमेसी की शिफ्टिंग, चाहे चीन के लिए हो, चाहे वो क्या नाम आपका इसके लिए हो, बांग्लादेश को भी हमने अपने पड़ोसी के रूप में खत्म कर लिया, और चाहे अमेरिका के लिए हो। सर इसमें दिक्कत क्या है कि आपने 1980 के दशक की बात की, जब विश्व के बड़े नेताओं ने हमको, हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को नेता माना, वो बात सही है। लेकिन 1980 के दशक से लेके और आज के दशक में परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। आप देखिएगा कि अगर आपने पिछले हमारे डिबेट में आपने कहा था कि ट्रंप हमारे बाप नहीं है, ट्रंप ने ये क्यों अनाउंस किया सीज फायर का। लेकिन ट्रंप ने जब ये अनाउंस किया तो उन्होंने एक लाइन भी बोली थी कि भाई ट्रेड, हम व्यापार नहीं करेंगे। मैंने इन दोनों को कहा कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, इसलिए दोनों जो है वो तैयार हो गए सीज फायर के लिए। तो जो अब आज की तारीख की विदेश नीति है, चाहे वो किसी कंट्री की हो, भारत की हो, पाकिस्तान की हो, रसिया की हो, अमेरिका की हो या यूरोप की हो, तो आपको लगता नहीं कि अब वो बिजनेस सेंट्रिक हो गई है? मतलब अगर उसके व्यापारिक हित हमारे कंट्री में साध रहे हैं या उसको वो साध सकता है, तो उसी हिसाब से हर देश की अब विदेश नीति तैयार हो रही है। तो इसमें अब व्यापार बढ़ाना है अमेरिका से, तो भारत अमेरिका अमेरिका कर रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको व्यापार और व्यापारिक हितों की ही बात करनी है तो नरेंद्र मोदी जी को उतारिए प्रधानमंत्री पद से, भाजपा वालों, गौतम अडानी को बना लीजिए ना सीधे सीधे। जैसे सीधा व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति बना हुआ है, ऐसे ही सीधा व्यापारी गौतम अडानी को या मुकेश अंबानी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अगर आपको सिर्फ व्यापारिक हित देखने, देश का हित नहीं देखना है तो नहीं आप नहीं, देखिए। मेरा कहने का मतलब कि सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये तमाम देशों के लिए है, अमेरिका के लिए भी है। अमेरिका भी का भी इंटरेस्ट जो है, क्रिप्टो वाला इंटरेस्ट अरे आपको पता ही भाई, है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे कौन सा जो है पाकिस्तान होके गए थे, तो वो उसका तो इंटरेस्ट जो है बिजनेस में है, चाहे वो पाकिस्तान से हो और चाहे वो हिंदुस्तान से है। अगर दोनों को वो बराबर पलड़े में रख रहा है तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर रख रहा है। एक कहते हैं ना, एक तराजू में प्यार रख, एक में सारा संसार। यहाँ एक पलड़े में प्यार रख, एक में सारा संसार, और तौले से ही जानिए किसमें कितना भार। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो का। अरे जो खुद भूखा नंगा देश है, भैंसे बेच करके राष्ट्रपति का खर्चा चला रहा है, वो क्रिप्टो कहां से ले लेगा? फॉल्स खबर है, एक बात। दूसरी बात, वही व्यापार यूक्रेन और रूस, और वही व्यापार गाजा और इजराइल अमेरिका की नहीं मान रहे। ना यूक्रेन ने माना अमेरिका की बात, ना रूस ने मानी अमेरिका की बात। इजराइल तो उनका मानस पुत्र है अमेरिका का, उसने नहीं मानी बात। गाजा ने नहीं मानी बात, सीरिया ने नहीं मानी बात। सीरिया में $1 बिलियन का आतंकी जो अलशारा था, जिसको अमेरिका ने $1 बिलियन का आतंकी घोषित किया था, मजबूर होकर के डोनाल्ड ट्रंप उससे मिल रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो सिर्फ ये व्यापार की का प्रभाव दे करके, दबाव दे करके क्या सिर्फ हिंदुस्तानी को दबाया जाएगा? दबाया उसी को जा सकता है जो दबने के लिए तैयार हो। रूस, पुतिन नहीं दबे, जेलेंस्की नहीं दबे, इजराइल नहीं दबा, खाली हिंदुस्तान ही क्यों दबा? पाकिस्तान भी नहीं दबा, क्योंकि पाकिस्तान तो भूखा नंगा वैसे घुटनों पे बैठा हुआ था। दबा तो हिंदुस्तान। हमारी सेना जो पीओके लेने जा रही थी, हमारी सेना जो बलूचिस्तान को आजाद कराने जा रही थी, और हमने उनको वास्तव में पछाड़ दिया था, पाकिस्तानियों को खत्म कर दिया था, हम ले लेते। तो हम तो दब करके, कौन सा व्यापार ऐसा भैया? या तो अडानी का कोई व्यापार होगा तुम्हारा, या हो सकता है आपका कोई व्यापार हो, हम तो नहीं मानते आपका व्यापार होगा। लेकिन आखिर आपने कौन सा दबाव माना? रूस ने भी नहीं व्यापार का दबाव माना, यूक्रेन ने भी नहीं माना, सीरिया ने भी नहीं माना, और गाजा ने भी नहीं माना, और फिलिस्तीन ने भी नहीं माना। साले छोटा सा देश है यमन, उसका एक छोटा सा अदना सा एक ग्रुप है हुती, उसने भी नहीं माना। तो अमेरिका की बात भारत छोड़ करके कोई नहीं मान रहा है, अमेरिका की बात मोदी जी छोड़ करके कोई नहीं मान रहे। अब इससे बड़ी फेल्योरिटी क्या होगी? तो आप व्यापार के नाम पर लोगों को भ्रमित मत कीजिए। व्यापार के नाम पर
भारत के अलावा किसी भी देश ने कोई दबाव नहीं माना है, ऐसा मानना है। और अगर भारत ने भी व्यापार दबाव नहीं माना है तो मोदी जी को स्पष्ट कहना चाहिए। अरे सर, हम चौथी इकोनॉमी बन गए, मैं तीसरी बननी है, उसके बाद हमें विकसित देश बनना है 2045 में। सर बिल्कुल बनिए ना, हम तो शुभकामनाएं देते हैं। अगर हम विकसित इकोनॉमी बनेंगे तो ये तो हमारे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए खुशी की बात है। भाई आज की डेट में मेरा भी एक बड़ा सा स्टूडियो हो जाए जहां पर क्या नाम, मैं आपके साथ स्काई नेट या और तेज टेलीविजन उसके जरिए बात कर सकूं, और आपका भी एक 7 मंजिली इमारत का ऑफिस हो जाए, तो इसमें किसको क्या बुराई हो सकती है। हम तो चाहेंगे कि देव शिवा बर मोहे ये शुभ कर्मंते कबहू न टरे न डरे हरिसो जब जाए लड़े निश्चय कर अपनी जीत करें। हम तो कहेंगे इस बात को, लेकिन ये होगा तो तब ना जब मेरी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। हमारी और आपकी आमदनी $2,400 है पर ईयर, और जिस इकोनॉमी को हमने पछाड़ा है यानी जापान को, वहां की प्रति व्यक्ति आय $35,000 है। जी जी, और जिसको हम 34,000। पछाड़ने का है, चौंतीस जिसको हम हजार पछाड़ने का ख्वाब हाँ। देख रहे हैं, अमेरिका की, वहां की प्रति व्यक्ति आय $72,000 है पर ईयर, और हमारी 2,400। आप बताओ हमको। तो ये अडानी की, अंबानी की, रुहिया की, फलाने की, ढिमकाने की, कुछ 10-20 उद्योगपतियों की आय को या उद्योगपतियों के व्यापार को अगर आप जीडीपी मानते हैं तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। जीडीपी तो गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर, आम आदमी की जीडीपी जब बढ़ेगी, जब आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय $72,000 होगी, तब हमारी अर्थव्यवस्था चौथी हो, तीसरी हो या 35वीं। आज की डेट में तो प्रति व्यक्ति जो हमारी आय है वो दुनिया में 135वें नंबर पर है, हम गरीब हैं। तो ये झुंझुने मत पकड़ाइए, काम दीजिए, व्यापार दीजिए, बिजनेस दीजिए, नौकरी दीजिए, पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाइए, हम अपने आप ऊपर हो जाएंगे। आंकड़े दीजिए खाली, सिर्फ आंकड़ों से क्या आप करेंगे लेकर के। आप बताओ, आप दूर क्यों बैठे हुए हो? बढ़िया आते ना, लगता क्या नाम, कैटलेक में या उसमें मर्सिडीज में इंटरव्यू लेने के लिए, या हमको हमारे पास भेज देते पर्सनल हेलीकॉप्टर, तो भले ही 10वीं अर्थव्यवस्था होती, हमें अच्छी लगती। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आम आदमी है उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, ये तो जरूरी है। रहा सवाल फिर विदेश नीति पे आते हैं, जिसपे हमने ये डिबेट शुरू किया था। तो आपने तमाम चीजें बताई, और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने कही कि जो हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क हैं। तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सिनेरियो अभी उभर कर हमारे सामने आया है विदेश नीति को लेकर या डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को लेकर, तो उसमें क्या हमारे लिए जरूरी है कि हम अब जो हमारे आसपास के जो दोस्त जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा जो और देश हैं जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, या और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनसे संबंध सुधारने की पहल करनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए? इसको अगर हो रही है तो उसको और तेज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी दी थी। अब इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, लुक ईस्ट नहीं है, ठीक एक्ट ईस्ट है। भाई एक्ट ईस्ट में तुम किए क्या हो? क्वाड आपने बनाया, क्वाड में 5 देश शामिल किए। आपने क्वाड बनाया, क्वाड में आपने 5 देश शामिल किए, तो किसने आपका साथ दिया? आप बताओ। आज की डेट में चीन के साथ आपका व्यापारिक घाटा 2014 से लेके अब तक 5 से 10 गुना बढ़ गया। यानी आज अगर हम 100 रुपए का सामान सप्लाई करते हैं चीन को, तो चीन हमें 1,000 रुपए का सामान सप्लाई करता है। 100 अरब से ज्यादा हमारा व्यापारिक असंतुलन है। कहना नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज और मान ली कि भाई उनकी मेक इन इंडिया फेल हो गई। कहीं छोटे छोटे आंखों वाले गणेश जी आ रहे हैं। अरे छोटी छोटी आंखों वाले तो आपने पटेल जी भी बनवा लिए थे चीन से। आपके पास एक मूर्ति अपने हिंदुस्तान में नहीं बनवाई गई और आप बात कर रहे हो चीन की। और छोटी छोटी आंखों से क्या आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को आप बेइज्जत करना चाहते? मेक इन इंडिया में अभी एयर चीफ मार्शल ने भी परसों बयान दे दिया, सिंह साहब ने आपके सामने, कि एमओयू कर लेते हैं, सामान सप्लाई करते नहीं, टाइम से सप्लाई करते नहीं। मेक इन इंडिया के नाम पर हमारी एयरफोर्स को बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। हमारी मत मानिए, कम से कम उनकी तो मानिए। तो ये जो झूठ है, छल है, कपट है, सरकार
अभिभावक की तरीके से होते हैं परिवार के। और अनूप भाई, आप अगर किसी परिवार के अभिभावक हैं तो परिवार भले ही घाटे में रहे, तंगी में रहे, खाना ना खाए या हेलीकॉप्टर में घूमे, लेकिन परिवार का अभिभावक अपने परिवार से झूठ नहीं बोलता है। यहां पर अभिभावक से हमारा सवाल है कि आप झूठ हमसे क्यों बोल रहे हैं, असत्य क्यों कह रहे हैं? आप हमारे अभिभावक हैं मोदी जी, असत्यता आपके मुंह से उचित नहीं है। आप जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? काला धन ले आऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, ले आयो काला धन। हिंदुस्तान आएगा आपकी बार, महंगाई पर होगा वार। 60 रुपया की दाल थी, महंगी महंगी लग रही थी, अब 210 रुपया की दाल सस्ती लग रही। 100 रुपए का तेल महंगा लग रहा था, 200 रुपए का तेल अब सस्ता लग रहा है। 50 रुपए का पेट्रोल महंगा लग रहा था, 100 रुपया का पेट्रोल सस्ता लग रहा है। 400 रुपया तो गैस चलिए सिलेंडर महंगा लग रहा था, 1100 रुपया गैस सिलेंडर सस्ता लग रहा है। चलिए, ये सब तो सवाल बुनियादी सवाल हैं जो आप काफी दिनों से उठाते आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल बात हम विदेश नीति की कर रहे थे, तो निश्चित रूप से पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार को अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी लगता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो अभी उभर कर सामने आया है, उस स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि कोई भी देश, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ महज 3 ही देश थे या 2 ही देश थे, जिस तरह से खुलकर वो सामने आए, हमारे साथ भी लोगों को खड़ा होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार इस पर विचार कर रही होगी और इस पर एक्सरसाइज भी शुरू हो गया होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने हमसे बातचीत की और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।